नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। और आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र से पहले सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में रणनीति का महामंथन, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष में यानी सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक हुई है और किस तरह से इस पूरे सत्र को मैनेज किया जाए और किस तरह से इस सत्र में सरकार के जो विकास के कार्य हैं उसको सामने रखा जाए, जनता के बीच में ये रखने की कोशिश की गई है। तो वहीं विपक्ष इस बात पर मंथन कर रहा है कि कैसे सरकार को घेरे और खासतौर पर कांग्रेस इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन पर बढ़ती हलचल के बीच क्या बदलने वाला है संसद का सियासी गणित, ये बड़ा सवाल है और इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हैदराबाद के स्कूल से उठे कलमा होमवर्क विवाद पर ने इसको फिर से छेड़ दी है एक नई बहस। पुलिस जांच के बाद भी सवाल कायम है, क्या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की स्पष्ट सीमा तय होनी चाहिए? आस्था, शिक्षा और संविधान के बीच खिंची इस बहस पर करेंगे चर्चा। बंगाल में अमित शाह का मिशन, सुरक्षा और इसके साथ ही साथ उसका क्या है ब्लूप्रिंट, इस पर हम बात करेंगे। सीमा से लेकर राजधानी तक होगी समीक्षा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और कदम, देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा में 14,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के बाद पंजाब को भी देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। स्वास्थ्य, रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का हो रहा है शुभारंभ। मॉनसून सत्र से पहले सियासी मंथन तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह की अहम बैठक। कई अहम विधेयकों और बिलों पर सरकार का फोकस। मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी दल भी कर रहे हैं सियासी मंथन। परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की बड़ी बेचैनी। क्षेत्रीय दलों को साधने में जुटी कांग्रेस, लेकिन सहयोगी दलों के बदलते रुख ने विपक्ष की रणनीति को दी नई चुनौती। हैदराबाद का कलमा होमवर्क विवाद फिर चर्चा में। एक हिंदू छात्र को दिए गए कथित गृह कार्य पर उठे सवाल अब भी कायम। पुलिस जांच के बाद भी जारी है राजनीतिक बयानबाजी। लोगों का सवाल, क्या स्कूलों में तय होनी चाहिए धार्मिक शिक्षा की स्पष्ट सीमा? और पश्चिम बंगाल में अमित शाह का सुरक्षा ब्लूप्रिंट। बॉर्डर, घुसपैठ और कानून व्यवस्था पर सीधी निगरानी। सीमा से राजधानी तक हाई लेवल रिव्यू। केंद्र ने सुरक्षा एजेंडे को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र में असली संग्राम परिसीमन बनाम राजनीति। क्या कांग्रेस पढ़ रही है अलग थलग, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सरकार और विपक्षी दल दोनों लगातार रणनीतिक बैठकों के जरिए अपने अपने एजेंडे और संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा परिसीमन विधेयक और 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर है। माना जा रहा है कि सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हो सकती है। हालांकि दिलचस्प यह भी है कि सरकार ने अभी इसको लेकर के कोई बयान या कोई बात नहीं कही है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के लिए विदेश नीति, महंगाई, बेरोजगारी और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को प्रमुख एजेंडा बनाने के संकेत दिए हैं। वहीं सरकार विकास, अर्थव्यवस्था और बड़े सुधारों के एजेंडे के साथ विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में दिख रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि अगर 2014 से पहले आज जैसा वैश्विक ऊर्जा संकट आया होता तो शायद देश में ट्रेनें तक रुक जाती। प्रधानमंत्री ने इसे पिछले एक दशक में ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की नीति का परिणाम बनाया। फिलहाल अब इस खबर को जारी रखेंगे, लेकिन आपको सीधे लिए चलेंगे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा लाइव। This visit is happening from 19th to 25th July 2026, and you would have already seen the press release that we issued announcing the visit. In this particular briefing, obviously, you will get more details as to what lies in store during these visit of the Honorable President to Europe. For this briefing, Assisting Secretary West, we also are joined by Dr. Manisha Verma. She is the Press Secretary to Honorable President of India, and also our colleague here in the Ministry of External Affairs, Srimati Alpna Dubey, who is Joint Secretary looking after Southern Europe region. With that, I call Secretary West to start to give his initial remarks on today's conference and on the upcoming visit. Thank you. Thank you, Rantir. My colleagues, dear members of the media, I welcome you all at this special briefing on the forthcoming state visit of Honorable Rashtrapati Ji to the Republic of Moldova, Republic of Macedonia, and Romania from 19 to 25 July 2026. These state visits are being undertaken at the invitation of the presidents of Republic of Moldova, Republic of North Macedonia, and Romania. The three-nation visit is of considerable historic significance as it marks the first ever bilateral visits by an Indian president to the Republic of Moldova and the Republic of North Macedonia. The visit to Romania will be the first state visit by an Indian president in over 3 decades, the previous such visit having been undertaken in 1994. The three-nation visits reflects India's growing engagement with Central and Eastern Europe and reaffirms our commitment to strengthening our partnerships with the countries in the region. It also complements India's broader engagement with Europe and the strategic partnership with the European Union. As you are aware, we had held the TTC, Trade and Technology Council meeting at the ministerial level on July 15 in Brussels. Due to their geostrategic location and the crossroads of major transport routes with well-developed highways, rail, and energy corridors linking Southeastern and Central Europe, these countries have potential to play a significant role in regional trade and energy. It makes them a natural transit corridor through the Balkans, providing access to the wider European markets. These countries are keen to position themselves as gateway for Indian businesses to the Western Balkans and Europe. The visit would provide significant opportunity to the businesses from both sides to strengthen bilateral economic ties. The visit would be an important step in our engagement with Europe and also to strengthen collaboration in 3 T's: trade, technology, and tourism. Let me now talk about the visit to Moldova. This would be the first ever visit by the Indian president to Moldova since the establishment of diplomatic relations between the two countries. Moldova had opened a resident mission in New Delhi in 2023. The visit is therefore of considerable historical and political significance and reflects India's growing engagement with Eastern Europe. During the visit, Honorable President will hold one-to-one and delegation-level talks with the President of Moldova. The President of Moldova will also host a banquet dinner in honor of Rashtrapati Ji.
The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of Moldova, along with the members of the Parliamentary Friendship Group. She will also have interaction with the business representatives and members of the Indian diaspora, reflecting India's comprehensive approach to strengthening political, economic, and people-to-people ties. India and Moldova enjoy warm and friendly relations based on mutual respect, democratic values, and cooperation in multilateral fora through engagement. Though economic engagement has yet to realize its full potential. Moldova strongly condemned the Pahalgam terror attack in April last year and expressed its strong support to India in the fight against global terrorism. Education has emerged as an important pillar of bilateral relations, with a large number of Indian students pursuing medical education in Moldova, thereby strengthening people-to-people contacts. The proposed visit provides an opportunity to review the entire spectrum of bilateral relations and discuss ways to expand cooperation and elevate bilateral relations from political goodwill to a broad-based partnership encompassing areas such as trade and investment, digital technologies, innovation, renewable energy, healthcare, education, agriculture, culture, connectivity. An Indian business delegation is expected to accompany Honorable Rashtrapati Ji during the visit, and she will also address a business forum along with the President of Moldova. The visit will be instrumental in fostering strong business-to-business linkages and trade and investment ties. Now I will turn to visit to North Macedonia. Again, the state visit of Honorable Rashtrapati Ji to North Macedonia will be historic, as it would be the first ever bilateral visit by an Indian president to that country. From North Macedonian side, their Prime Minister had visited India in 2012 and again in January 2015 to attend a vibrant Gujarat summit in Gandhinagar, when he also met our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi Ji. North Macedonia had opened its resident mission in New Delhi in 2008. During the visit, Honorable Rashtrapati Ji will hold one-to-one and delegation level talks with the President of North Macedonia, who will also host a banquet in her honor. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of North Macedonia. She will also have an interaction with the business representatives and the Indian community. Honorable President will address a business forum along with the Prime Minister of North Macedonia. North Macedonia condemned Pahalgam terror attack and expressed its strong support to India in the fight against terrorism. It supports India's draft initiative for a comprehensive convention against international terrorism in the United Nations. India and North Macedonia enjoy friendly and cordial relations. North Macedonia has duty-free export to EU member countries. Therefore, there are good opportunities for trade and investment for Indian companies. North Macedonia is also interested to position itself as a gateway for Indian companies to Europe. Now I will come to the visit to Romania. The state visit of Honorable Rashtrapati Ji would be a visit at the presidential level after a period of 3 decades to Romania. The last visit to Romania was by President of India, Sri Shankar Dayal Sharma, in 1994. Before that, President Dr. S. Radhakrishnan and President Sri V.V. Giri had visited Bucharest in the past. During the visit, Honorable President will hold one-to-one and delegation-level talks with the President of Romania. President of Romania will also host a banquet dinner in her honor. President will meet Prime Minister, President of the Senate, and President of the Chamber of Deputies. She will address a business forum along with the President of Romania, and will also have interaction with the business representatives and members of the Indian diaspora. India and Romania
enjoy long-standing friendly relations based on mutual respect, democratic values, and regular cooperation in multilateral fora. Political engagement has been regular and gained momentum in recent years. Romania has also helpful in evacuation of Indian students during the Ukraine crisis. You remember the Operation Ganga project we had. Romania strongly condemned the Pahalgam terror attack in April last year and expressed its strong support to India in its fight against terrorism. Bilateral trade has been progressing well and stood at 1.3 billion US dollars in 2025. Bilateral economic engagement is expanding with Indian companies active in IT, automotive components, steel, pharmaceuticals, renewable energy, and manufacturing. Indian investment in Romania are estimated to be around 1.5 billion US dollars, making India one of the significant investors in the country. Around 550 Indian companies are registered directly in Romania, and additional 500 Indian companies registered in other European countries are operating or manufacturing in Romania. Major Indian companies are primarily in the IT services, manufacturing, pharma, healthcare, and other industrial sectors. There are several leading Romanian companies also present in India today. Romania's close economic integration with neighboring Moldova further enhances its importance as a gateway for Indian companies, access to Eastern Europe and the wider European Union market. Romania is also an EU member country. The India-EU FTA will help further enhance trade and investment with Romania and other countries in the region. Defense cooperation is also growing, including cooperation in various IT and cyber security, expert exchanges, participation in military exercises, offer of courses at the Center for UN Peacekeeping Center in India. These are some of the areas in terms of defense cooperation. Now, let me conclude by saying that we are looking forward to the upcoming state visits of Honorable Rashtrapati to Moldova, North Macedonia, and Romania. Thank you. I'll be happy to take questions. Okay. So we open the floor. We'll go first with Rishabh. Good evening, Secretary. This is Rishabh from NDTV. So you say that there will be a delegation of businesses from India as well. So if not the names, can we have the domain from which businesses would be traveling with Rashtrapati ji? Also, when we talk about diaspora, if we can get figures of Indian diaspora in these countries. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from Vion. So when it comes to the India-EU FTA, what kind of conversations are expected in Romania, given the fact that country is member of the EU? Also, my second question on Moldova. We do not have a mission in Moldova. Any plans of announcement of opening a mission, Indian mission in the country? Abhimanyu. Good afternoon, sir. Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. Sir, if you can shed, sir, out here, sir. Yeah. Sir, if you can shed some light on the fact that the trade which you are indicating, that Southern Europe can serve as a corridor through the Balkans through to reach the larger European markets. If you can share some more details on which are the areas, which are the infrastructural conduits which are being targeted. Vineet. Vineet from Newsgate. Sir, Moldova and both the countries, apart from Romania Moldova and North Macedonia, they are not part of the free trade agreement which India had entered earlier with the 27 other countries. Will there be better terms conditions? उनके trading rates हम लोगों से better होंगे हमारे साथ? क्या उनकी तरफ से offer आया है? ये सवाल. So trade relations with these two countries. Okay. Sir, I think we can take these questions.
Thank you. Thank you very much. Let me start with the first question on the business delegation. I have in my opening remarks mentioned about the areas widely where our engagement with each of these countries are progressing. I can touch upon that. It would be a sizable delegation, and also there would be business delegation from each of those countries which would participate in the meetings, which would be addressed by the leaders. The areas which are covered include, of course, trade related, but digital technologies, innovation, renewable energy, healthcare, education, agriculture, so and even defense related. So these are the broader areas where we are engaging with each of these countries, which would be covered in these business delegations as well. You have also raised the question about diaspora and the people-to-people connect. If you notice that in our engagement with Europe and with much of the other countries now, there is an important element of people-to-people connect, engagement with the diaspora. And you have seen that the role that is being played by the Indian diaspora everywhere has significantly contributing, building the partnership with each of these countries. So in terms of numbers, Romania, we have, I'm told that around 13,000 Indian diaspora members in various fields, including in the IT sector, working there. And there would be an engagement with members of the community there. To Moldova, we have around 2,000 Indian community, but interestingly, 1,800 of them are Indian medical students. So that brings education an important element of our partnership with that country. And North Macedonia, the number is small, it's less than 100 people, but then you have in Romania and Moldova, we have a significant number of Indians present. On the Siddhant, your question on FTA, which you have raised. Yes, we have, in January this year, we have concluded the FTA discussions. It is definitely made significant progress in the business engagement between India and EU countries. And everything is going as we have planned in entering into force of the FTA as it is planned, it is going, and this would definitely contribute in building our economic engagement with each of the EU member countries. Was that your question, or you had any specific? Okay, FTA, this was fine. Yeah. At this stage, there is no proposal in place to open new embassies. That's what I would like to respond. Then about the connectivity corridor, there was a question which is, in fact, if you look at the map of Europe, you will realize that these countries are in the eastern part of the Europe. And Romania, for example, is a major European transportation hub and critical transit point connecting Western Europe with Asia and the Middle East. There is also the Black Sea link. You could see that the port of Constanta serves as a vital gateway linking European market to Central Asia and to the Far East. Also the middle corridor, again, there is a trade route which moves cargo by rail and sea between Asia, the Caspian Sea, and the Black Sea. So this is very much part of the European corridor, and today connectivity is a very important element for business promotion. So this is an important hub. No, it would be in terms of how this connectivity can be used to further deepen our engagement with the European countries generally. Then the next question on how Macedonia and North Macedonia and Moldova, they are not part of the EU FTA. See, if you notice in our engagement with Europe in the last few years, there is a complete transformation in
One, with the European Union as such, we have the various dialogue mechanisms which we have put in place, the agreements we have entered into, like the FTA, like the towards 2030 strategic partnership, comprehensive partnership. That is with the EU, but it also has a huge impact on our engagement with all European countries. Our engagement is not limited to big European countries. Now it is with every country of Europe, small and big, everyone. We have a meet in the relationship. We have engagement, deeper engagement, each one of them. So definitely it would help building partnership with these two countries. Actually, these both countries are EU candidate countries. They have applied for EU membership. So they are in the process of becoming EU. But that apart, Europe is an important partner in our business engagement, and in that context, these visits are very important for us. Yeah, I think I covered. Yeah, yes. Shikha? Sir, good afternoon. I'm Shikha from India Abroad. Over the past several visits of the Prime Minister, also and other dignitaries, we've seen that there's been a major focus on trade, and we've also had a lot of numbers from the ministry vis-a-vis the trade, with whichever country the dignitaries are visiting. So, in this particular visit of the president, are we looking at a particular ceiling of raising the trade to a certain amount of millions? If you could share some numbers, one. Second is that with Romania, for example, we have very good energy ties also. There's some petrol link also. And you rightly mentioned the Black Sea link to link India with the larger European and Asian markets. So, taking away from that, I wanted to understand: is there any energy leader also from India that is going to be accompanying the Rashtrapati ji? And is there any possibility to enhance energy ties given the situation via the Strait of Hormuz and what we've been witnessing over the past several months? So, if you can please share some light on that. So I think, sir, we can take this question. Yeah. Thank you. On the question related to trade relationship, yes, you are absolutely right. One of the important element of our engagement with all our partners today is trade and investment. That is also true of these countries in Europe. As I mentioned, we have a sizable trade engagement with Romania, and also the other two countries. In terms of figures, I have already shared the figures with Romania, which I am told is the trade is $1.2 billion with the trade balance in favor of India. The other two countries also, the trade is in favor of India. So one of the important element of this visit, if I look at it, there is we are working on a program to see how we can double the trade between the two countries in the next 3 years. So it would be a significant development in terms of these countries' engagement with us. So the numbers will be doubled is what we are looking at. On the energy ties, yes, there is an important aspect of the visit is again how to build on our current engagement in the energy sector, particularly in the renewable side. If you look at the India-EU strategic document towards 2030, renewable energy, green hydrogen, these are important aspects of that comprehensive plan which we have for 2030. So these are elements which would be covered in the visit, and the business delegation which is accompanying Honorable Rashtrapati ji will have representatives from the renewable energy sector. Okay. Thank you. So if we do not have any more questions, thank you very much for your presence, and please do follow us as this visit starts on 19th. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राष्ट्रपति जी के आगामी यूरोप दौरे के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। 19 से 25 जुलाई तक राष्ट्रपति विदेश दौरे पर रहेंगी। 3 देशों के दौरे पर रहेंगी, रोमानिया, मोल्दोवा और
उत्तरी मैसेडोनिया के दौरे पर रहेंगे 19 से 25 जुलाई तक। उसके विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से संसद के आगामी सत्र को लेकर तैयारियां सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जोरों पर है, क्या रणनीति है। ब्रेक के बाद हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मॉनसून सत्र की किस तरह से सियासत तेज है और उन बिलों को लेकर भी तैयारी की जा रही है, उन विधेयकों को लेकर तैयारी की जा रही है जिनके बारे में सरकार ने फिलहाल चर्चा नहीं की है। परिसीमन जो विधेयक है और उसके साथ ही साथ 131वें संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई जो तैयार है, जो विधेयक जो पिछले सत्र में गिर गया था, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार तैयारियां कर रहा है। और खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम दलों को साथ जुटाने की कोशिश में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके सारे सहयोगी दल उसके साथ उसी तरह से इंटैक्ट खड़े हैं जिस तरह से पिछली बार थे। यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस का यह कहना है कि वो चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर विदेश नीति की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब विषयों पर बात करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में, हरियाणा में जिस तरह से अपने संबोधन में ऊर्जा सुरक्षा की बात कही है, शायद उनके एक ही जवाब से इन सारी चीजों का जवाब कांग्रेस को मिल गया होगा। और यह भी पता चलता है कि किस तरह से सरकार आगामी जो सत्र आने वाला है इसमें अपने विकास का एजेंडा सर्वोपरि रहने वाली है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि अगर 2014 से पहले पश्चिम एशिया संकट की स्थिति बनती तो भारतीय रेलवे ठप हो गया होता। पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री नहीं होते हैं। राजनाथ सिंह बैठे रहते हैं मंच पर, नड्डा साहब बैठेंगे,
किरण रिजिजू बैठेंगे, 1-2 MOS बैठेंगे, अर्जुन राम मेघवाल बैठेंगे, मुरुगन जी बैठेंगे और 35-40 हर पार्टी के नेता के ओर से कुछ बोला जाएगा कि हमारी पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो। और राजनाथ सिंह जी लिखते रहते हैं और रिजिजू लिखते रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं, वो सुनेंगे, सबकी बात कर लेंगे और ये बात 4 लोग बैठे हैं चुप रहेंगे, पर होगा जो 2 लोग चाहेंगे। वो 2 लोग वो सभा में नहीं है, जो मौजूद नहीं है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दरअसल फ्रस्ट्रेशन के कई सारे जो तरीके हैं और कई सारी वजहें हैं, किस किस को पूरा किया जाए। बहरहाल भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी सत्र शुरू होने से पहले विदेश से लौट आए हैं तो कांग्रेस की जान में जान आई है। जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमजदा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी। और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी जेपीसी समिति बैठक के अध्यक्ष पीपी चौधरी का कहना है कि एक देश एक चुनाव आज देश की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन, हम चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने 2047 में। आज वन नेशन और वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है। हमारे अगर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं जनरेट हो, वो ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और ज़्यादा चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े उसके लिए ज़रूरी है, और हमारे जो लेबर माइग्रेट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान करीब 5 करोड़, उनके लिए ज़रूरी है। और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का कहना है कि हमारे इंडी गठबंधन के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं है। इंडिया अलायंस के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया अलायंस का हर घटक उस दिन हाँ ही कह रहा था। We were all in discussions. We were not satisfied with the formula or implementation. वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि इंडी गठबंधन का कोई भी दल अकेले फैसला नहीं ले सकता। 50% अगर सीटें बढ़ती है सिर्फ, और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है, तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की। कोई अकेले पार्टी निर्णय नहीं करेगी इंडिया गठबंधन में, ये कहना है शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं का, संजय राउत का। लेकिन देखने की बात होगी कि क्या सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, और कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। कुमार आलोक के पास पहले चलूंगा। कुमार आलोक, क्या कुछ चल रहा है खासतौर पर दोनों पक्षों की तरफ से, और मैं खासतौर पर यह भी जानना चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी मंथन का दौर जारी है, और इस बात का भी कि आपने देखा है कि किस तरह से जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठकों में नहीं आते, और उसके अलावा भी तमाम सारा एजेंडा वो तैयार करके लेकर आए हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि उस एजेंडे में जिन बिल्स की वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सरकार के एजेंडे में है भी? आलोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे ऑडियो कुमार आलोक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। जी, मैं ताजा अपडेट्स जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक दलों की बैठकों के जरिए, क्या कुछ एजेंडा चल रहा है, क्या कुछ ऑन ग्राउंड आप निकाल कर लाए हमारे लिए? देखिए, 7 बिल जो लिस्टेड किया गया, बुलेटिन भी जो जारी किया गया है सरकार की ओर से,
उसमें से 2 जो बिल हैं वो पुराने हैं और 5 नए बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसा कि बुलेटिन में कहा गया है। और उसमें जो FCRA बिल है, जिसे 25 मार्च 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और वो उसके बाद दूसरा जो बिल है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जो जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार उसे पास करेगी, और ये भी बिल 15 दिसंबर 2025 को इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी के जो 5 बिल हैं वो नए बिल हैं। और इसमें जो कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कल बैठक की थी, एक स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक उनकी हुई थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी वहाँ पर चेयर कर रही थी मीटिंग को। तो उसमें यही बाद में जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो परिसीमन बिल है, यानी संविधान 131 जो संशोधन है, जो सरकार पिछली बार उसे पास नहीं करा पाई थी क्योंकि ये विशेष बिल है, और इसको पास कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक है, इसको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन ये 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण ये बिल पास नहीं हो सका था। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सरकार इसको भी लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये बुलेटिन में लिस्टेड नहीं है। लेकिन ये जो दोनों बिल जो थे ये कांग्रेस के स्ट्रेटजी कमेटी में छाए रहे, और इस पर कहा गया है कि इस बिल को पास अब नहीं होने देंगे। हालांकि जयराम रमेश के तेवर से लग रहा था, जयराम रमेश जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्हें ये माना उन्होंने नहीं, लेकिन इतना जरूर उनको पता है कि राज्यसभा में सरकार आराम से 2/3 बहुमत ले आएगी, लेकिन लोकसभा में संशय बरकरार है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 20 TMC के MP दूसरे गुट में शामिल हुए हैं, उसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के MP जो 6 उनका विलय होने वाला है शिंदे गुट में, तो कुल मिला के हम कहें कि ये नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, यानी 2/3 के बहुमत के करीब छूने की कोशिश हो रही है NDA के द्वारा। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे दल हैं वो भी साथ दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है DMK के जो 22 सांसद हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गच्चा दिया था, कांग्रेस जो कि इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो नेतृत्व कर रही है, और उसी ने DMK जैसे पुराने गठबंधन को गच्चा दिया, तो DMK खासा नाराज है। और हो सकता है कि DMK जो गठबंधन, ये NDA गठबंधन को अगर उसने समर्थन देने का फैसला लिया तो आप समझ सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और दूसरा जो परिसीमन का जो बिल है वो सरकार आराम से पास करा लेगी। अब देखना होगा कि जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके बाद क्या तेवर होता है विपक्ष का, और सत्ता पक्ष कैसे उससे मैनेज करती है। ठीक बात है। विनोद मिश्रा जी, 2 बातें सामने आई। एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो 131वां संविधान संशोधन बिल है वो बुलेटिन में, जैसे अभी कुमार आलोक ने बताया कि वो बुलेटिन में लिस्टेड नहीं है, बावजूद उसके तैयारियां सारी उन्हीं को लेकर के हो रही हैं। कांग्रेस कह रही है उसको पास नहीं होने देंगे, लेकिन आंकड़ा बदल रहा है। अभी वो एक विस्तार से उन्होंने बताया। जयराम रमेश का भी ये कहना है कि क्षेत्रीय दलों को साधेंगे, लेकिन ये बात क्षेत्रीय दलों के दिल में उतरेगी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत को? निखिल, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी देर पहले जिंद में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया है, हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हुए जो सुना है तो इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। PM मोदी ने जो आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन का हरी झंडी दिखाते हुए जो कहा, उस बात को आप समझिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ये मोदी है जो चीज़ों को समझ के और उस चीज़ों की तैयारी पहले से करता है, तो ये मोदी है और मुमकिन है। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से तो कुछ तैयारी होगी। इस देश में आप सोचिए कि 1925 से इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेन का स्टार्ट हुआ था, और 2014 तक आते आते इस देश में मात्र 30% इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था ट्रेन का। एक बार आप फिर से याद कर लीजिएगा, 1925 से इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ था जी, और 2014 तक मात्र 30% हुआ था। और ये मोदी है जो 2014 से लेके इन 12 साल में देश के पूरे रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। तो आज हॉर्मुज की बात बताते हुए PM मोदी ने कहा कि 2014 से पहले अगर ये हॉर्मुज का ये वेस्ट एशिया संकट का क्राइसिस ऊर्जा संकट सामने में आता, अब कल्पना कीजिए 2.5-3 महीने से डीजल और पेट्रोल और गैसेज के जो सप्लाई पूरी तरह से बंद है हॉर्मुज स्ट्रेट से, तो ये भारत का क्या होता, रेलवे का क्या होता, सारी रेलवे आपके ठप पड़ गई होती। लेकिन ये मोदी है जो चीज़ों को कैसे देखती है
और कैसे उसके समाधान के लिए रास्ता पहले से बनाता है, तो उस रास्ते में देखिए कि आज भारत का कोई इंजन बंद नहीं हुआ। इवन कि इस दौर में कम से कम दर्जनों नए वंदे भारत ट्रेन, और अब आप ये देखिए कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ट्रेन और जोड़ने जा रहे हैं, उसमें संत रविदास जयंती के संत रविदास के नाम से एक्सप्रेस जो अमृतसर से बनारस जाएगी। तो ये भारत है, आज का भारत है और ये मोदी है। तो आप कैसे कहते हैं कि ये बिल अगर सरकार ने तैयारी की है इस देश के वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये क्या इतने दिन की लंबी चर्चा फजूल की थी? अभी आपने पीपी चौधरी का सुना है और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस से बताया है चीज़ों को, क्या सरकार के पास इसकी तैयारी नहीं थी कि ये कैसे संभव है? अभी परसिमन बिल की चर्चा अभी तो नहीं कहा गया है। इस बुलेटिन, नया बुलेटिन में सिर्फ 7 बिल, 5 नए और 2 पुराने को रखे गए हैं। लेकिन अगर सरकार उसमें लाने की कभी कोशिश करेगी बिटवीन पार्लियामेंट सेशन, तो आपको लगता है कि सरकार की तैयारी नहीं होगी? सरकार एक बार 2/3 में उसको बिल गिर गया था, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास इसकी भी तैयारी है। और इस तैयारी को लेके कांग्रेस पार्टी का जो मंथन चल रहा है, क्या उस मंथन में डीएमके शामिल हो पाया? क्या एनसीपी शरद पवार गुट के लोगों को कन्विंस कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो आप समझ जाइए कि ये सीधे जयराम रमेश की अपनी एक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी। सरकार जो बिल आएगा उसको डिस्कशन करा के पास करेगा, इतना नंबर कॉन्फिडेंस सरकार को अभी है। ठीक है, देखते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, एक तो ठीक है नंबर गेम है, पास होगा नहीं होगा वो सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस अपना विपक्ष के रवैये में है। लेकिन एक बात तो ये भी है, चाहे वो परसिमन बिल की बात हो, 131वें संविधान संशोधन की, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, क्यों नहीं पास होने देंगे? क्या तर्क है इसके पीछे? भाई सदन में पिछली बार आपने देखा था अमित शाह तो कह रहे थे कि जो परसिमन का विषय है उसमें हर राज्य की 50% सीटें बढ़ेंगी, वो कह रहे थे हम लिख कर देने को तैयार हैं। फिर ना मानने के पीछे क्या कारण है? ऐसा तो है नहीं कि वो पास कुछ और होगा, करवा कुछ और लेंगे, जो पास होगा वही तो लागू किया जाएगा। नहीं निखिल जी, दिक्कत इस सरकार की यही है, ये जो टीविया पे बोलते हैं वो लिखित में नहीं देते। नहीं, वो तो सदन में बोला था सर, 50% वाली बात तो उन्होंने कहा था लिख कर देने को तैयार हैं सदन में, अमित शाह ने पिछले सत्र। उस बिल जो आया था उसमें था क्या? उन्होंने बीच में बोल के आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अगर आप कहिए तो 10 मिनट में तैयार करा के ड्राफ्ट देंगे। अभी फिर मैं निखिल जी या तो आप बोलने मत दीजिए, क्या तरीका है भाई? आपने कहा कि कहाँ सदन में बोला, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सदन में बोला है, सबको वो पेपर्स पे है, सबको पता है। कहाँ पेपर में? उस जो बिल आया था उस बिल में था। आपको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। आप बोलिए अपनी तरफ से। नहीं आप अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे बीच बीच में बोलते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक तरफा बोलिए सर। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। मैं दे रहा हूं, आप बता दीजिए कि जो बिल भैया अब आपको इतनी देर से समझाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था। आप सुनिए, अब सुनिए, फिर अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना। जब आपने कहा कि कहा था तो मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए पहले सर, अरे धैर्य से सुनिए, अरे धैर्य से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो सभी ने सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग तैयार हो इस बिल पर तो मैं ड्राफ्ट कराकर 10 मिनट के अंदर 50% ये मैं लिख कर देने को तैयार हूं और ड्राफ्ट कराकर आपको दे दूंगा। लेकिन आप लोग की पार्टी या कोई भी वो तैयार नहीं हुए, इसलिए उसकी प्रश्न नहीं उठा। तो अगर उन्होंने सदन में कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं, तो क्या उस पर आप नहीं मान रहे? सवाल ये है। अब हो गया। अब मेरी बात को आप जो इतना बताए, हमने एक छोटा सा सवाल मैं समझ गया, आप जानते थे जानबूझकर, जिसको कहते हैं बना बहु रहा। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप कहिए, चलिए। अरे आपका मुंह नहीं, पूरा ढक्कन खुला है भाई। हाँ वो समझ रहे हैं सर। ये जो आप इतनी देर से आप एक्चुअली एजेंडा चलाने के लिए आते हैं सर। सुनिए, आप चाह रहे हैं कि आप जो चाहें गलत सलत फर्जी वो बोलते रहे, हम सुनते रहे। तो ऐसा नहीं है सर। अगर आप फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो आपको रोकूंगा। अगर आप फैक्ट्स, देखिए संदीप जी, फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो आपको रोकूंगा, फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो रोकूंगा। अब बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे आप बोलते रहिए। चलिए बोलिए। फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो रोकेंगे, मैं फिर से बता रहे हैं। आप बोलिए। कुछ रखा ही नहीं, बोलिए। कुछ रखा नहीं तो गलत सही कहां से हो गया? अरे बोलिए। आप बोलने दीजिएगा तब ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी आकर ये कह दिए, इसलिए आपको मान जाना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बिल सदन में आया था
जो अमित शाह कह दिए, क्या वो चीज उसमें थी? नहीं थी तो कहने पे विश्वास करे कि जो बिल जो सदन में आया था उस पर विश्वास करे। बहस किस बात की हो रही थी? उनके बाद जो कहे पे हो रही थी या जो बिल सदन में आया था उस पर हो रही थी? भाई आप कहने को तो बहुत कुछ 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, किसानों की आमदनी दुगना कर रहे थे, ये सब कौन कौन कहा था? फिर जुमलेबाजी किसने कहा था? मुझे अमित शाह ने कहा था। आप कहने को कहेंगे तो वो तो तड़ीपार भी रहे हैं, आज देश के गृह मंत्री रहे, कहने की बात मत जाइए। आते हैं मुद्दे की बात करिए। आज अगर और अभी बात आ रही है कि हमारे विनोद जी को लग रहा है कि जितना आत्मविश्वास तो मोदी जी को नहीं उतना तो हमारे विनोद जी को है। जरा एक चीज हमें ये बताइए, देश ये जानना चाहता है कि अगर आपके पास पूरा 2/3 बहुमत है तो जैसे आप एजेंडे में ये 7 विधेयक लेकर आए हैं, एक चोर दरवाजे से लाने की क्या जरूरत है? आपको 7 के साथ वो 8वां विधेयक जोड़ देना चाहिए था कि हम इसको भी लेके आएंगे। लेकिन चुट्टे लोग हो, चोर लोग हो, सारे काम चोरी से करने हैं, चोर दरवाजे से करने हैं, तो वही फिर। और ये जो पिछली बार भी आया था तब भी ये एजेंडे में नहीं था, तब भी चुपके से ही लाया गया था। तो सच्चाई ये है कि ये अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए, ये सरकार बनी रहे उसको स्थापित करने के लिए जिस तरीके से असम में परसीमन फर्जी तरीके से किया, 2-2, 3-3 विधानसभाओं को इकट्ठा करके एक विधानसभा बना दिया, एक विधानसभा को जो है बांट दिया 3-3 विधानसभा में। तो ये जो फर्जी परसीमन करके नई विधानसभा बनाकर चुनाव जीतने की रणनीति आपकी असम में कारगर साबित हो गई है। हम उसको पूरे देश में नहीं होने देंगे, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। और आज परसीमन बिल की बात कर रहे हैं। पहले तो आप डिबेट करा रहे थे कि ये महिला आरक्षण विधेयक है, आपके चैनल पर 4 डिबेट की है, आप सच और झूठ का आंकड़ा दे रहे हैं ना। आज वो परसीमन बिल हो गया, अभी तक आप कह रहे थे महिला आरक्षण विधेयक था जो गिर गया। मतलब कितनी झूठागिरी चलेगी इस देश में भाई, इतनी फराडगिरी। जो न्यूज चैनल समझने का अंतर है, समझने का फेर है सर। हम चाह रहे हैं आप बोल ले, पहले आपका सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा सब निकल जाए, फिर आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे आप तो सारा दिन निकाल रहे हो, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपके गुस्सा। अभी आपने कहा इंडी गठबंधन, भैया ये बताइए, हम अपना नाम इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। इंडिया रखिए सर, भारत रखिए, हमको इससे क्या मतलब है? आप भारत रखिए, इंडिया रखिए, जो रखिए, लेकिन अब आप बता दें आपको कि पहले डिलिमिटेशन पास होगा। अब आप जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं बीच में बोलता हूं आप कह रहे हो रोक रहे हो, एजेंडा मत चलाइए। पहले डिलिमिटेशन होगा सर, सुनिए, अब आप सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। पहले डिलिमिटेशन पास होगा, जब सीटें बढ़ जाएंगी उतनों को ही महिला आरक्षण दिया जाएगा। ये बात एक बार नहीं, बार ने भांति बहुबरनी इसी बात का वर्णन बार बार किया जा चुका है। लेकिन टीवी डिबेट में, दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज पर आकर आप बैठकर अगर एजेंडा चलाएंगे और चाहेंगे कि झूठ का प्रसारित किया जाता रहे तो जरूर उसमें बीच में रोका जाएगा। फिलहाल जो आपके जो भी आपके राजनीतिक आरोप हैं, चोर चुट्टा झूठा, जो जाने क्या क्या आपने बोला अपनी शैली में, उस सब का जवाब जो है वो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा देंगे। डॉक्टर साहब। निखिल जी, हम पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ एक कहावत है, हाथी चला बाजारे कुकुर भौंका दुआरे। तो हाथी जब चलता है कुकुर भौंकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, ये कहावत है, कोई शब्द सा अपने ऊपर ना ले, बस ऐसे ही मन आया बोल दिया। अब बात करते हैं कि उनको विपक्ष के लोग कुत्ते लगते हैं, बिल्ली लगते हैं। भाई हम कुत्ते हैं चलिए, लेकिन आप देश के युवाओं को रोजगार दे दीजिए। जो युवा जंतर मंतर पर जो है भूखों मरकर हड़ताल संदीप जी आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। संदीप जी आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। आप जब ये असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तब आपकी बात सही थी, और डॉक्टर साहब अपने पूर्वांचल के एक मुहावरे को लेके आए तो आप इतने बौखला गए। अरे ऐसे बात नहीं, अरे आप एक बार सुन तो लीजिए, आपकी बात को धैर्य से सबने सुना है। एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब, बात समझिए, वो सुनने के लिए आए भी नहीं। एक बार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, कोशिश करते हैं कि आप बोल पाए, बोलिए डॉक्टर साहब। निखिल जी, जिन पर जो भी बिल आ रहे हैं, क्या वो किसी वोट बैंक को साधने के लिए हैं? क्या इलेक्शन के लिए आ रहे हैं? बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर आपकी बारी। अच्छा, आप सुनना चाहते हैं तो बता ही देते हैं कौन कौन से बिल आ रहे हैं। पहला तो विदेशी अंशदान विधिनियम, FCRA में करेक्शन, ठीक है, आयकर संशोधन बिल आ रहा है, MSME के विकास के संशोधन का बिल आ रहा है,
सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का नंबर है उसके बढ़ाने का बिल आ रहा है, जन्म मृत्यु दर पंजीकरण का बिल आ रहा है, शिक्षा सुधार विधेयक आ रहा है, इसके अलावा हो गया हमारा, जान लिए। तो बस अब चुप हो जाए सर, अब हम फिर बोलेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब, संदीप जी फिर आप बोलना चाह रहे हैं? संदीप जी अब वो बोल चुके, उनका हो गया ना, उन्होंने बिल आपके कहने बता दिया, अब आप बोलना चाह रहे हैं? गलत बताया, बिल सब गलत बताया, बिल के नाम गलत बताए हैं। हाँ, 3 बिल का सही बताया, बाकी सब फर्जी। चलिए आप सही दोबारा बता दीजिए। डॉक्टर साहब आप ही बताइए। हमारे राजनाथ जी मीटिंग कर रहे हैं कि लोकसभा के पहले बिल पास हो, देश की सुरक्षा, देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बिल पास हो। वहीं पर इंडी गठबंधन वाले, स्पेशली कांग्रेस जो अकेली पड़ गई है, क्योंकि आपने देखा अभी प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे शिवसेना ठाकरे ग्रुप के, उन्होंने डॉक्टर क्या साहब कहा? आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक लेने के लिए हमें रोका जा रहा है। मैं एक बहुत जरूरी ब्रेक है, वो उसके ठीक बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। स्वागत आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं संसद के आगामी मानसून सत्र में छिड़ी सियासत को लेकर के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से बस निखिल जी बहुत छोटे में रखूंगा जी। जो आपने अपना प्रोमो दिखाया उसमें संजय राउत साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन में किसी एक का कोई मत नहीं है, तो उसी इंडी गठबंधन में कांग्रेस है उसका भी कोई मत नहीं है। यही फर्क था जब पिछली बार का, याद रखिए, यही सारे बिल थे और इंडी गठबंधन में सारे लोग सीधे सीधे अपोज कर रहे थे। यानी इंडी गठबंधन में की है टूट,
इंडी गठबंधन में हो रही है फूट, और दुनिया देखेगी और पूरा संसद देखेगा कि कैसे ये टूटेंगे फूटेंगे और फिर ये बिल पास हो जाएंगे। देख तो रहे हैं किस तरीके से भगदड़ मची हुई है, और ये चाहते हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हुए विपक्ष का भी विकास करने लगे। तो विपक्ष का विकास होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा खराब है, आपकी इच्छा खराब है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, विकास के खिलाफ है। आपका केवल ईगो बड़ा है, ईगो के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ना, क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए जो राजकुमार महोदय हैं वो जैसा चाहेंगे वैसा क्यों नहीं हो रहा, इसलिए विरोध होना चाहिए। तो ये विरोध जनता नहीं मानती है। लोकतंत्र लोकतंत्र से चलेगा, लोगों के समर्थन से चलेगा, पक्ष हो या विपक्ष हो। देश के लिए जो बेहतर बिल है उनमें सब आदमी समर्थन करेगा। ये देखिएगा जो बिल प्लान है वो सभी पास होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक सवाल संदीप त्रिपाठी जी से पूछा था कि क्यों नहीं पास होने देंगे जब लिखकर देने को तैयार है, तो उनका कहना था लिखकर दिया तो नहीं है, लिखकर देने को तैयार है, हम नहीं मानते। इसको कैसे लेते हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा? निखिल जी तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं आप 10 मिनट दो, हम लिखन में संशोधन करके ला रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, पिछली बार जो मानसून सेशन था उसमें करीब 66% का समय बर्बाद किया था। ये बाकायदा बता रहा हूं, लोकसभा प्रश्नकाल में केवल 22% चली है, राज्यसभा केवल 6% चली है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जिद के हिसाब से चलाना है। ये चाहते हैं कि लोकसभा सरकार के मन से न चले, विपक्ष में भी, इंडी गठबंधन में भी केवल राजकुमार के मन से चले, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। 21 दिन बाहर घूम के कहां आए हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानता। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं पता था कि वो कहां गए थे और क्या क्या कराने गए थे और किससे किससे मिले। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है विनोद जी, ये जो सारा आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये हो रहा है कि भाई पास नहीं होने देंगे, मैं ये जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों नहीं पास होने देंगे, कैसे आकलन किया जाए इसका? मैं जाना चाहूंगा, मेरे को दूसरे पे 4 बजे का टाइम। कोई बात नहीं साहब, मैं सीधे त्रिपाठी जी आपके सामने में सिर्फ एक पिक्चर अभी पार्लियामेंट लोकसभा का रख रहा हूँ, जरा सुन तो लीजिएगा, इसके बाद आप मुझे जो भी कह दें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सीधे सीधे आप ये देखिए कि आज की पार्लियामेंट की स्थिति ये है, जो सीटें अरेंजमेंट है 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उस अरेंजमेंट में आप देखिए कि आपकी पार्टी आज की तारीख पे कहाँ खड़ी है। आज के आपके साथ में अपोजिशन के बेंच पे बैठने वाले डीएमके ने अपने सीटें अरेंजमेंट अलग कर ली है। आपके साथ अपोजिशन में जो टीएमसी की एक भारी संख्या थी, उसमें से 20 सांसद की सीटें इस बार अलग होगी। आपके साथ में जो शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद थे 6, उनकी सीटें अब इस बार अलग होगी। तो अब आप सोचिए, जो इतने नंबर्स जो है वो सीधे, भले ही वो सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच के साथ में उनकी सीटें हो न हो, लेकिन अपोजिशन बेंच के साथ में तो उनकी सीटें नहीं होगी। अब कांग्रेस के साथ मुश्किल क्या है, अब शरद पवार की पार्टी को अगर आजकल में ये बात फैसला हो जाए कि वो शिवसेना शिंदे के साथ में एनडीए ग्रुप के साथ में मिलके आते हैं, तो फिर उतने सांसद जो है आपके लगभग 8 सांसद, उनकी सीटें भी अलग हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार पार्लियामेंट में अकेले जो कांग्रेस के 99 सांसद हैं वही 1 सीटें रह जाए? ये ऐसा नहीं होता है। आपका फ्लोर मैनेजमेंट में जो सबसे काबिल हैं जयराम रमेश, वो अभी तक क्लियर नहीं है अपने अपोजिशन पार्टी को लेके, जो उनको इस बार का, जब सरकार पूरा क्लियर पिक्चर दुनिया देश के सामने में रख चुकी है कि हम 50% हर स्टेट का जो औसत है उसके हिसाब से वो बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेट को इससे नुकसान होने वाला है। आपके नेता हर बार अपने मंच से आज 4 महीने पहले जब कास्ट सेंसस की बात होती थी तो कहते थे जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और आज आप अपने नेता की बात के पलट को कहते हैं कि अरे अब कम से कम समाज परिवार कल्याण के मामले में साउथ ने बहुत काम किया है, फैमिली प्लानिंग वहाँ हुआ है, 2 बच्चे से ज़्यादा किसी के हैं नहीं, तो उसकी आबादी घट गई है, तो यूपी के जैसे नंबर में वो कहाँ साउथ के स्टेट सब टिकेंगे। आप ही दोनों बात कह रहे थे, कल आपके नेता कह रहे थे आबादी और हक, आप कह रहे हैं कि उसकी आबादी कम है तब भी उसके सीटें होनी चाहिए। इसीलिए रखा गया था 2011 के सेंसस पे। आपको मैं थोड़ा सा इसलिए इतना क्लियर बता दिया हूँ कि डिलिमिटेशन का और इसका सेंसस का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आएगा, तब महिला आरक्षण का बिल सामने में आएगा। तो महिला आरक्षण का जो सेंसस एक क्लॉज है
वो 2011 विनोद जी का आपको रखा मैं गया यहाँ है। रोकना चाहूंगा, इसलिए वो इसके लिए बिल में विनोद अमेंडमेंट जी, लाया गया ठीक है विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा और आपको सीधे दिखाएंगे उन तस्वीरों को। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री